वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन तेजी से आगाज हुआ। 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। अंजुम वहाब इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अंजुम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जब सुबह मार्केट में पहले हफ्ते के पहले दिन का आगाज हुआ तो मार्केट में तेजी रही और मार्केट में आज फिर नई तेजी का रिकॉर्ड कायम हुआ और 1,33,000 की सतह भी अबूर हो गई और इसमें हमें सरमायाकारों का एतमाद नजर आया। माहिरीन का कहना है कि मईशत की बेहतरी की सूरत की वजह से स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है। इस पर भी सूरत हाल यह है कि 1806 पॉइंट का इजाफा हुआ। इस तरह मार्केट 1,30,755 पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रही है और माहिरीन के मुताबिक इसमें मजीद मतोका और मुख्तलिफ शोबे बेहतर कारकर्दगी की दिखा रहे हैं। इसके अलावा 30 जून का खात्मा हुआ है, माली साल का खात्मा हुआ है, तो कई कंपनी से मुनाफे मिलने की उम्मीद के ऊपर भी स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब। खबर है कराची से, जहां मंगो पीर गुलशन चौक के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ है। जाँ बहक अफराद मामू और भांजा थे। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट उनसे लेते हैं। अफजल बताइएगा। देखिए, मंगो पीर पुलिस से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान आए थे और उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जांबक जबकि 1 शख्स जख्मी हुआ। जांबक अफराद की शनाख्त शमन और इसहाक के नामों से हुई, जबकि जख्मी हबीबुल्ला को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। मकतूल शमन ने वालिदैन की रजामंदी के बगैर बलूचिस्तान के इलाके में एक लड़की के साथ पसंद की शादी की थी और लड़की के बुरसा जो है वो आए हैं और उन्होंने फायरिंग की और लड़की को भी अपने साथ ले गए हैं और फायरिंग के नतीजे में शमन और उसका मामू जांबक हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजल खान। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम उम्र का ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया। एक भाई मौका पर जाँ बहक हो गया, दूसरा जख्मी। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने 14 साला हाशिर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। ख्वाजा रमजान की रिपोर्ट में जानिए। लाहौर के इलाके शाहदरा में कम उम्र ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। एक भाई अमीन मौके पर चल बसा, फरीद शदीद जख्मी। इमरान नामी शहरी भी तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी की जद में आ गया। भाई अमीन और फरीद मोटरसाइकिल पर फिरोजवाला से शाहदरा आ रहे थे कि 14 साला ड्राइवर हाशिर ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे के बाद गाड़ी बेकाबू होकर पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिलों पर चढ़ दौड़ी। मौके पर मौजूद शहरियों ने मुल्जिम हाशिर को गाड़ी से उतारा और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने मुल्जिम को हिरासत में लेकर अमीन के भाई नवीद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन शहबाज रशीद के साथ ख्वाजा रमजान, ARY न्यूज, लाहौर। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक होने वाले शख्स के अहलखाना पुलिस के रवैये से शदीद मायूस हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर खान से। बाबर, आगाह कीजिएगा। रात शाहदरा टाउन में अफसोसनाक वाकया पेश आया था जब एक कमसन जो ड्राइवर है उसने अपना तेज रफ्तारी के बायस से मोटरसाइकिल सवार को कुचला, जिससे एक भाई अमीन जो है वो जाँ बहक हो गया जबकि जो दूसरा उसका भाई है वो शदीद जख्मी हो गया। जिस बच्चे ने हादसा किया है हम उसके साथ कानूनी तौर पे चलेंगे, जो हमसे बन चुका हम करेंगे। डेड बॉडी इस वजह से नहीं मिली कि अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा। पुलिस अभी तक आ ही नहीं रही, जो तफ्तीशी है वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। उनकी नींदें नहीं पूरी हो रही। हमारे घर में परेशान है, हम इधर थाने में परेशान है, कुछ लोग हॉस्पिटल में परेशान है। हमें बताएं हम क्या करें। एक भाई हॉस्पिटल में है, दूसरा भाई डेड हाउस में उसकी डेड बॉडी पड़ी है और सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं कि डेड बॉडी मिले पोस्टमार्टम के बाद ताकि उसकी तदफीन हो सके। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया। अब देखना यह है कि आगे क्या सूरत हाल मजीद बनती है और इसको कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। जी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शाहदरा लाहौर में कार की टक्कर से एक शख्स के जाँ बहक और 3 के जख्मी होने का नोटिस ले लिया। IG ने कहा कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म देते हुए कहा बगैर लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को हरगिज सड़कों पर न आने दिया। सेफ सिटीज कैमरों की मदद से कवानीन की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की जाए। कराची के इलाके लियारी में ज़मीबोस इमारत के इतराफ मजीद 3 इमारतें खाली करा ली गई हैं। 3 मंजिला इमारत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लरस गई थी, जिसे आज गिराया जाएगा। दीगर 2 इमारतों का कमेटी मुआयना करेगी। अफजल परवेज से मजीद तफसील जानते हैं।
इलाके बगदादी फिदा हुसैन शिखा रोड पर गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया। ये 3 इमारतें हैं जिनको मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया था। एक इमारत जो 5 मंजिला है इसको SBC की डेंजरस कमेटी ने मखदूश करार दे दिया है, ये किसी वक्त भी गिर सकती है। इसके साथ एक 7 मंजिला इमारत है, इसको भी खाली करा लिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान जब मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा था, 3 मंजिला इमारत है, इसमें भी लरज़राहट सी महसूस होने पर इस इमारत को भी खाली करा लिया था। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस मखदूश करार दी गई इमारत को SBCA की जानिब से आज तोड़ने के हवाले से टीमें भेजी जाएंगी। दीगर जो 2 इमारतें हैं, डेंजरस कमेटी इस इमारत का मुआयना करेगी। यहाँ के मकीनों का कहना है कि फौरी तौर पर मुतबादिल रिहाइश फराहम करने के हवाले से अहम इकदाम किए जाएं। जी, लियारी में इमारत क्या गिरी, जुम्मा खान की तो दुनिया तबाह हो गई। बीवी, 2 बेटे, बहुएं और पोती मलबे में दबकर जाँ बहक हो गए। मुतासरा शख्स मलबे के ढेर में प्यारों की यादें ढूंढ रहा है। उनका कहना है रहने के लिए जगह और पहनने को कपड़े तक नहीं, हमारा सब कुछ लुट गया, मदद को कोई ना आया। ये हमारे दुनिया यहाँ तबाह हुई है। हमारे फैमिली के मेंबर 6 गए, 2 बेटे थे मेरे, 2 बहुएं थी, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी पोती है। कोई जगह नहीं है, रोड पे सो रहे अभी तो। कोई रिश्तेदार है, कितने दिन अब आप मुझे ठहरने दोगे? तो कपड़े ये दूसरे के पहन के आए, इसीलिए मैं इधर आया। सामान पड़ा हुआ कुछ हमने देखे, इसमें कोई कपड़े तो हो जो हम पहन सके। रिश्तेदारों के घर पर अभी फिलहाल बैठे हैं, फिलहाल तो किसी ने भी रब्ता नहीं किया है। MKM के रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं कि लियारी में गिरने वाली इमारत में सिंध हुकूमत की नाअहली नजर आती है। वजीर आला ने 4 दिन बाद इजलास बुलाया। पड़ोसी सूबे में वाक़े पर इसी दिन इजलास करके एहतसाब और सजा दी जाती है। DG SPCA के दौर में मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। सूबाई वजीर बल्दियात का एहतसाब होना चाहिए। पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और सड़कों की हालत बेहतर न होने पर मेयर कराची से भी सवाल होगा। हुकूमत की नाअहली, बेसी और बैड गवर्नेंस का साफ नजर आती है। सुबह 9, साढ़े 9 बजे वाक़या होता है, 12 बजे तक, 12:30 बजे तक किसी तरफ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेवी मशीनरी वहां पहुंचने में कामयाब नहीं हुई। सवाल तो उनसे पूछा जाएगा ना जो पिछले 18 साल से हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं। सवाल तो मेयर कराची से पूछा जाएगा जो पिछले 2.5 साल से मेयर और उससे पहले 2 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे हैं। वो शहर का पानी हो, सीवरेज का सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, रोड सिस्टम, किसी चीज में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। इजलास बनाने जा रहे हैं 4 दिन बाद। देखिए, हम अपने पड़ोस के सूबे में देखते हैं ना, कोई इवेंट इंसिडेंट होता है, सेम डे इजलास बनाया जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, सजा दी जाती है। तो वजीर बल्दियात साहब पिछले कई सालों से वजीर चले आ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। DG SBC इस साल खोड़ो साहब पहली दफा SBC के चेयरमैन MD नहीं बने, इससे पहले भी 2 साल रहे हैं, दरमियान में गैप आया, फिर दोबारा बन गया। भाई इनमें कोई सबखाब का फंड लगा हुआ है और इनके दौर में एक मुतवातिर इवेंट इंसिडेंट हो रहे हैं। कराची में गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वाले माफिया हैं। इनके साथ कानूनी नाफिज करने वाले मकामी इंतजामिया और रेगुलेटर मिले होते हैं। फी छत 10 से 20 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। 100, 120 और अप टू 200 गज के प्लॉटों पे ग्राउंड +2 से ऊपर बिल्डिंगों की इजाज़त नहीं मिलती। ये जो 6, 7, 8 मंजिल बनती हैं, ये सब इलीगल, अनऑथराइज्ड, अनअप्रूव बनती है। रेगुलेटर के लोग मिले हुए होते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोग मिले हुए होते हैं, लोकल इंतजामिया के लोग मिले हुए होते हैं और ये फी छत पैसे लिए जाते हैं। कहीं ये रेट 10 लाख रुपए है, कहीं ये रेट 15 लाख रुपए है और ये कहीं रेट 20 लाख रुपए है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, वो माफिया हैं। एक अफसर आप देखिए, अगर उनके पासपोर्ट की डिटेल देख लें तो 100 90 विजिट साल में दुबई के हैं, कैसे हो सकते हैं। और जो इलीगल मैं कहता हूँ 50,000 लाख बिल्डिंगें बनी हैं, देखिए इसका आपको सर्वे कराना पड़ेगा। जो बिल्डिंग जैकेट हो सकती है, रेट्रोफिटिंग हो सकती है, उसको रेट्रोफिटिंग करें और जो नहीं हो सकती उसको डिमोलिश करना पड़ेगा, वरना हम एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ना करे इन शेप और अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो। थर पार्कर की तहसील नगर पार्कर में कराची से सैर को गए नौजवान की लाश मिल गई। पुलिस का कहना है मोहम्मद तलहा दोस्तों के साथ थर घूमने आया था, माया डैम में नहाते हुए डूब गया। गुज़िश्ता रोज बारिश के दौरान पानी के शदीद बहाव में 10 से ज़ायद सयाह फंस गए थे। मकामी अफराद की मदद से बाकी सयाहों को निकाल लिया गया था। मोहम्मद तलहा नामी नौजवान लापता था, जिसकी मुसलसल तलाश के बाद आज लाश मिल गई। जहां बहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है।
لاڑکانہ کے علاقے باڈا کے قریب تالاب میں ایک ہی خاندان کی 4 بچیاں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ افسوسناک حادثہ گاؤں صاحب خان ملانوں میں پیش آیا۔ علاقہ مکینوں نے بتایا 3 سال کی بشرا، 4 سال کی حمیرہ، 7 سال کی آمنہ اور غلام فاطمہ پاؤں پھسلنے سے پانی میں جا گری۔ ایک بچی کی لاش پانی میں تیرتی نظر آئی، پھر دیگر کو تلاش کیا گیا تو وہ بھی ڈوب چکی تھیں۔ لاشیں گاؤں پہنچیں تو علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ اہل خانہ نے بچیوں کا پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کر دیا۔ چاروں کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی۔ زرعی کم پہ ہلے ننڈڑیوں والدین ڈے اچن پیوں، انہن جو پیر ترکی پیو، ان کھڈ میں کری پیوں۔ जेसिताईं मालिकनि खे ॼाण देरि सां पई ऐं हिकिड़ी छोकिरी जेका आहे उहा तरे पई हिते, बाक़ी ॿियनि था हिन में खॾ में उतां जेके टई पाण में चिंबड़ियूं पियूं। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। वाशिक में सैलाबी सूरत हाल के बायस 5 मकानात मुकम्मल मुनहदम हो गए। ज़राई ज़मीनों को भी नुकसान पहुंचा। लोरालाई और सोराब में तूफानी हवाओं के बायस मुतअद्दिद सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। मूसा खैल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी की वजह से हंगामी सूरत हाल है। नसीराबाद के इलाके ढाडर और पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। सनी नदी में सैलाबी रेला रोदी पुल का 10 फुट का हिस्सा बहा ले गया। तहसील सनी शोरान समेत मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रेले में एक गाड़ी भी बह गई। गाड़ी में सवार 2 अफराद को मकामी अफराद ने बचा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि रोदी पुल की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा, जबकि सवाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से दर्जनों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत रोड खोलने में मसरूफ़ हैं। अपर चित्राल के गाँव योपो में दरियाए यारखोन के कटाव के बायस वाहिद राबता पुल दरिया बुर्द होने का खतरा है। हरीपुर में मुसलसल बारिश की वजह से नदी नालों में तुग़यानी है। पानी घरों में दाखिल हो गया। GT रोड समेत मुख्तलिफ राबता सड़कें झील का मंजर पेश करने लगी। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क के बालाई और इंडस कैचमेंट के इलाकों में बारिशें और तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने रवां हफ्ते गुड्डू और सखर बैराज पर निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाबी सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया है। मजीद जानते हैं सखर से हमारे नुमाइंदे सलीम सहतू से। तालाई इलाकों में होने वाली बारिशों और तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज इंडस कैचमेंट के इलाकों में होने वाली बारिश के बाद भी दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आज महकमा आपाशी की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए उसके मुताबिक तरबेला डैम से पानी का अखराज 2,90,000 क्यूसेक के करीब रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह चश्मा बैराज के मुकाम पर पानी की सतह 3 लाख क्यूसेक से क्रॉस कर चुकी है। तोसा बैराज पर पानी की सतह 2,26,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सखर और गुड्डू बैराज के मुकाम पर रवां हफ्ते के दौरान निचले से दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है, जिसके बाद महकमे आपाशी की जानिब से कच्चे के इलाके वहां पर जो रहायशी लोग हैं उन्हें इंतबाह किया गया है कि वो महफूज मकामात की तरफ ही मुंतकिल हो जाएं। निखरते मोतियों ने साहिल को मजीद खूबसूरत बना दिया है। कराची में क्लिफ्टन बीच पर हर साल जून जुलाई में समंदर सिपियों को फेंकता है, जो लोगों के रोजगार के लिए भी फायदेमंद है। मजीद जानते हैं रूहा फातिमा से। वक्त मौजूद हूँ क्लिफ्टन बीच पर। हर साल ही हम देखते हैं कि जून जुलाई में गैर मामूली तादाद में सीपियां यहाँ आ जाती हैं, ताफुन का बाइस भी बन रही हैं। हमारी जब WWF के टेक्निकल एडवाइजर मौजम साहब से बात हुई तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया, लहरें कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो जो सीपियां होती हैं वो उन्हें समंदर किनारे फेंक देता है। एक ऐसी सीपी भी होती है जिसका नाम ब्लड क्लैम है, जो कि कैल्शियम की मेडिसिन के लिए वो काफी ज्यादा जो है वो कारआमद है। जो मछेरे हैं उनका रोजगार जो है वो यहाँ से बन रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ इकसाम की ज्वेलरीज भी बनती हैं और कई तरीके से इस्तेमाल भी होती हैं। इंतजामिया की जानिब से सीपियों को साहिल किनारे की जो मिट्टी है उसी से दबाकर शहर के साहिल को जो है वो साफ भी किया जा रहा है। जी मलिका कोहसार मरी में मौसम इंतहाई हसीन है। बादल जमीन पर उतर आए हैं, जिससे हदर निगाह भी मुतासर है। ट्रैफिक पुलिस ने सफरी हिदायत जारी कर दी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान अयाज। जी अरसलान, बताइएगा मरी का मौसम कैसा है?
میں جھیکا گلی چوک میں موجود ہوں اور موسم اس وقت ملکہ کوثر کا انتہائی خوبصورت ہے. بڑی تعداد کے اندر ابھی سیاح ملکہ کوثر کا رخ کریں. بڑی بڑی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. موسم انتہائی دل فریب ہے. یہاں پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں. بادل جیسے زمین کے اوپر انہوں نے بسیرا کر لیا ہے. دھند کی وجہ سے یہاں پر جو حد نگاہ ہے وہ بھی خاصا متاثر ہے اور ٹریفک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے. آنے والے 12 سے 24 گھنٹے میں بارش اور ژالہ باری کی بھی محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے. اور اگر درجہ حرارت کا میں ذکر کروں تو 20 سے 25 ڈگری کے درمیان یہاں پر درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جی داسو ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹ ڈائریکٹر امیر شفیق الرحمان کہتے ہیں کہ داسو ہائیڈرو پاور منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. 2027 میں یہاں سے بجلی بننا شروع ہوگی جبکہ منصوبہ 2029 میں مکمل ہوگا. اس وقت داسو میں ہمارے نمائندے مظہر اقبال ان سے گفتگو کر رہے ہیں. داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر موجود ہوں جو دریائے سندھ میں کوہستان کے علاقے داسو پر لگایا جا رہا ہے. کتنی بجلی پیدا کی جائے گی، کب یہ شروع ہوگا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل مینیجر پروجیکٹ ڈائریکٹر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ امیر شفیق الرحمان. یہ تقریباً 4320 میگا واٹ پہلے سٹیج میں اور دوسرے سٹیج میں ملا کر بجلی دے گا. پہلا سٹیج ہے جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے جس پہ 2160 میگا واٹ بجلی بنے گی. پہلا یونٹ 2027 کے آخر میں آ جائے گا اور نیشنل گرڈ کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو جائیں گے. اس کے ٹوٹل 6 یونٹ ہیں تو ہر 2 مہینے کے بعد اس کا اگلا یونٹ آتا جائے گا. اس کا جو ریوائز ایسٹیمیٹ ہے وہ 1737 ارب روپے کا ہے. جی یہ تھے جی ایم پروجیکٹ ڈائریکٹر داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. ان کا یہ کہنا ہے کہ 2027 میں یہاں سے بجلی کی پیداوار مرحلہ وار شروع ہوگی اور 2029 میں 4320 میگا واٹ سستی بجلی نیشنل گرڈ کو فراہم کر دی جائے گی. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کس طرح ہو رہی ہے سب سمجھتے ہیں. جسٹس فیصل کمال کے سندھ ہائی کورٹ میں لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر ریمارکس. کہا کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں کہ الیکٹرک کراچی میں جو کچھ کر رہا ہے سب سمجھتے ہیں. شہریوں کی تکلیف کا اندازہ ہے مگر یہ کیس آئینی بینچ میں جانا چاہیے تھا. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ریگولر بینچ پہلے بھی اس نوعیت کے کیسز سن چکا ہے. ہم ڈکلیریشن چاہتے ہیں، حکم نہیں. سندھ ہائی کورٹ نے کے الیکٹرک اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے. 25 جولائی کو نیپرا کے ریجنل ہیڈ کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. درخواست جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن چیئرمینز کی جانب سے دائر کی گئی ہے. درخواست میں وفاقی حکومت کے الیکٹرک اور نیپرا کو فریق بنایا گیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے اسمبلی میں احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہے. اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران اتنی ہنگامہ آرائی کی کہ تقریر نہیں سنی جا سکی. میری رولنگ کے خلاف جو کچھ کہا اور لکھا گیا بہتر ہوتا مجھ سے رابطہ کر لیا جاتا. اسپیکر کے پاس ریفرنس بھیجنے کا مکمل اختیار ہے. کسی نے سوال کیا کہ whether the reference has been filed. میں نے ایک جملے میں جواب دیا کہ it is already there. ہلڑ بازی کرنا، یہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے لیکن میرے حق کی سلب کرنے کی صورت میں آپ کا حق یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے مانگ لیں کہ یہ آپ کا ایک ایبسلوٹ رائٹ ہے. میں تو مخالف ہوں 63-62 کا ویسے ہی. میں تو کہتا ہوں اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دو. ایک آمریت کے دور کی نشانی ہے اس کے اندر. I will not go beyond the constitutional mandate for an inch. 1 انچ آگے نہیں جاؤں گا. کسی صورت یہ راستہ نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ اراکین کو سسپینڈ، لیکن میں یہ بات تو تحریک انصاف نے پاکستان کی سیاست میں طے کرا دی ہوئی. اسپیکر فیصلہ کریں. سپریم کورٹ نے اس کو سند دی. پاناما کیس نے اس کو سند دی کہ اسپیکر کو فیصلہ کرنا ہے آرٹیکل 63(2) کے اندر. اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ کیا کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ممبر ڈسکوالیفائڈ ہے. قطر میں حماس سے مذاکرات کے دوران بھی صہیونیوں نے غزہ پر شدید حملے کیے. اسکولوں میں پناہ گزین بے گھر اور نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا. بمباری اور فائرنگ سے 24 گھنٹے میں 82 افراد شہید کر دیے. 304 افراد زخمی. 3 بچوں سمیت 9 افراد امدادی مرکز پر حملے میں شہید ہوئے. امدادی مرکز پر فائرنگ میں اب تک 743 فلسطینی شہید ہو چکے. شہداء کی مجموعی تعداد 57,418 ہو گئی. 1,36,261 افراد زخمی ہوئے. اسرائیل اور حماس کے درمیان قطر میں جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ہو گیا.
رائٹرز نے 2 فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا اسرائیلی وفد کے پاس معاہدے تک پہنچنے کا مناسب اختیار نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے. مذاکرات کے دوران اسرائیلی وفد نے حماس سے براہ راست بات کی. اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکی صدر سے ملاقات کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے. آج وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. روانگی سے قبل نیتن یاہو نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا حماس کو مکمل طور پر شکست دینے تک غزہ جنگ ختم نہیں ہوگی. ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے اسرائیلی وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کے درمیان ملاقات شام 6:30 بجے شیڈیول ہے. پاکستان میں رات کے 3:30 بج رہے ہوں گے. اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کیا گیا. امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ رواں ہفتے ہو جائے گا. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ اس ہفتے معاہدہ طے پانے کے امکانات روشن ہیں. ممکن ہے کچھ یرغمالی بھی رہا ہو جائیں. حماس سے بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ فریقین جنگ بندی کی جانب بڑھیں. We're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. Yeah. We think we'll have that done this week. But we're working on a lot of things with Israel, and one of the things is probably a permanent deal with Iran. In other words, they have to give up all of the things that you know so well. The attack turned out, according to every single atomic energy commission, that was a complete and total obliteration. ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد پہلی بار سے ہونی طیاروں کا یمن میں بڑا فضائی حملہ. الحدیدہ پورٹ پر دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. حملوں میں یمن کی بحیرہ احمر کے کنارے واقع اہم بندرگاہوں اور ایک بجلی گھر کو ہدف بنایا گیا. حوثیوں کے زیر قبضہ الحدیدہ، رشیسہ، سلیف بندرگاہوں اور راس کاناتب پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیل نے ایک کارگو جہاز پر بھی حملہ کیا جسے حوثیوں نے نومبر 2023 میں قبضے میں لیا تھا. حوثی ترجمان کا کہنا ہے انہوں نے وسطی اسرائیل کے علاقے جافا پر ایک بیلسٹک میزائل داغا. حملے میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. بحیرہ احمر میں بھی یمنی حوثیوں نے یونانی مال بردار جہاز کو تباہ کر دیا. برطانوی میری ٹائم اتھارٹی کے مطابق عملے کے تمام ارکان کو بچا لیا گیا ہے. دنیا کی ابھرتی معیشتوں کے گروپ برکس کا سربراہی اجلاس ختم ہو گیا ہے. نئی کرنسی کے اجراء کا فیصلہ نہ ہو سکا. مشترکہ اعلامیے میں اسرائیل اور امریکہ کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت کی گئی. اعلامیے میں کہا گیا کہ رکن ممالک غزہ کو ریاست فلسطین کا حصہ تسلیم کرتے ہیں. امریکہ کے یک طرفہ اقدامات کو بین الاقوامی تجارتی اصولوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار دیا. اجلاس سے خطاب میں برازیلین صدر نے کہا کہ ہم غزہ میں نسل کشی سے لا تعلق نہیں رہ سکتے. دنیا غزہ میں اسرائیلی نسل کشی روکنے کے لیے کارروائی کرے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کثیر قطبیت کوئی انتخاب نہیں، معروضی حقیقت ہے. یہ پرانے نو لبرل ماڈل کو بدلنے آ رہا ہے جو نو آبادیاتی طرز عمل پر مبنی ہے جس نے پچھلی چند دہائیوں میں معاشی بحرانوں کو جنم دیا. چین کے وزیر اعظم نے کہا کہ چین عالمی گورننس کو فروغ دینے کے لیے برکس ممالک سے ہاتھ ملانے کو تیار ہے. امریکی صدر نے برکس ممالک کو خبردار کر دیا. سوشل میڈیا پر لکھا جو ملک برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا. کسی کو استثناء نہیں دیا جائے گا. آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کر دیے جائیں گے. امریکی صدر نے ایلان مسک کے تیسری جماعت بنانے کے اعلان کو مضحکہ خیز قرار دیا. کہا ایلان مسک پٹری سے اتر گئے ہیں. کسی نئی جماعت کے قیام سے سیاسی الجھن میں اضافہ ہوگا. امریکہ میں 2 جماعتیں سیاسی نظام چلا رہی ہیں. مسک کی تیسری جماعت بنانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. Ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. This adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں پاکستان مشکل دور سے نکل آیا. اسٹیٹ بینک اور حکومت نے معاشی استحکام کے لیے سخت اقدامات کیے. مہنگائی کم ہوئی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا، ایکسچینج ریٹ بھی مستحکم رہا. SBP and the government of Pakistan implemented tough but necessary macroeconomic stabilization measures. We are now out of the difficult period. Inflation has come down sharply. The current account has turned into a surplus. The exchange rate is relatively stable. Economic growth is also picking up gradually. We strongly believe that this time is indeed different for Pakistan's economy. This reserve build-up is driven by our FX purchases,
rather than external debt raised by the government. We are publishing our intervention data to ensure transparency. The focus is now shifting towards reforms, efforts to widen of tax base, privatize SOEs and liberalize trade will bring greater efficiency, enhance the role of private sector and improve competition. हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। गजर में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब हुई। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी, खुसूसी दुआ की गई। मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। हवलदार लालक जान 1999 में कंपनी हेडक्वार्टर में खदमात सर अंजाम दे रहे थे। कारगिल के अगले महाज पर लड़ने के लिए रजाकाराना खदमात पेश की। मुट्ठी भर साथियों के हमरा कामयाबी से दिफा किया। दुश्मन के मुतअद्दिद हमलों का नाकाम बनाकर उसे भारी जानी नुकसान भी पहुंचाया। सदर और वज़ीर आज़म का हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, लालक जान शहीद ने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद दुश्मन के हमले रोके और अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद की बहादुरी और हुब्बुल वतनी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हवलदार लालक जान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, वतन की खातिर अजीम कुर्बानी दी। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का GB के अजीम सपूत को सलाम अकीदत। कहा, लालक जान ने दुश्मन के सामने डट जाने की आला मिसाल कायम की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें RY न्यूज़।